इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 चुनावी राजनीति भाग 7, जिसमें हम चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव में किन लोगों की कैसे कैसे भागीदारी हो सकती है, किन किन जगहों पर उनकी जरूरत पड़ती है, वो सब यहाँ पर समझने को मिलेगा। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब उत्साह से लोग उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। इसे 2014 के चुनाव में हुआ था कि सबसे ज्यादा पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। तो 2014 में कब? 30 सालों के बाद। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इनमें भागीदारी करना जारी नहीं रखते, मतलब लोग इसमें भागीदारी नहीं करते। अब इन रेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें कि किसकी क्या भागीदारी हो सकती है। जिसमें से 1 नंबर आप देखो, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वालों जितने भी लोग होते हैं, लोगों के आंकड़े को बयान करता है। चुनाव में भागीदारी कितना हुआ है उसका पैमाना किसके तौर पर निर्भर होता है? जब वोट देने के लिए लोगों का आंकड़ा ज्यादा बढ़ता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। अब सब चीज मुमकिन हो सकता है कि कितने लोग वोट दिए हैं। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा है, नहीं तो ऊपर गया है। भारत में बराबर रह गया है लोकतंत्र में वोट देना, अन्यथा और ऊपर गया है, मतलब पूर्ण बहुमत के तरफ। ये भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत यहाँ पर दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन में था 78, अब चला गया है 66। भारत में था 56, बढ़कर हो गया है 66, मतलब बढ़ा है। 2 नंबर, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में जितने भी गरीब लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं है और कमजोर लोग होते हैं, वही सबसे ज्यादा वोट देते हैं। जैसे में बताते हैं मैप के माध्यम से। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थित इससे उल्टा हुआ है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल्य के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और सेवत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। मतलब जितने भी गरीब लोग होते हैं, गरीब कुर्बा लोग, ये लोग वोट ही नहीं डालते हैं। 2 नंबर में देखो, भारत और अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना, जिसमें से आप देखो ऊंची जाति 56, पिछड़ी उससे ज्यादा, और अनुसूचित जाति उससे भी ज्यादा, अनुसूचित जनजाति उससे भी ज्यादा। और अमेरिका में वोट देने का सिलसिला देखो, तो गोरे सबसे ज्यादा, अश्वेत काले लोग उससे कम, और जो वहां पर गरीब लोग होते हैं, हिस्पैनिक लोग, गरीब दलित वगैरह, तो लोग बहुत कम वोट देते हैं, क्योंकि सरकार से उनको कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों वोट दें। एक जगह से दूसरे जगह वो भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोटों का महत्व है। भारत के हर किसी को लगता है कि अगर हम वोट देकर किसी पार्टी को जिताते हैं तो वो पार्टी आगे जाकर हमारे हित के लिए काम कर सकती है, हमारे घर के आगे जो रोड है उसको बनवा सकती है, हमारा सारा काला धन का जो काम होता था उसको बंद कर सकती है, जितने भी फाइल चाहे जो भी ऑनलाइन करने में सरकारी कामों में दिक्कत होता था उसको जल्दी जल्दी करवा सकती है। इसलिए भारत के हर लोग अपना अधिकार मानते हुए, अपना अधिकार समझते हुए, वोट का महत्व समझते हुए
वोट देते हैं, अपना मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? सोचो कभी, आपको लगता होगा कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है 67%, फर्क नहीं पड़ता 18%, पता नहीं 15%। 4 नंबर, साल दर साल मतलब हर साल चुनावों से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने मतलब वोट देने वालों ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की है। क्योंकि ऐसा होता है हमारे क्षेत्र में, बिहार, भारत, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बाकी सारे इलाकों में लोग वोट के दिनों में, मतदान के दिनों में इसलिए उतर पड़ते हैं क्योंकि गाड़ी वालों को पैसा मिल जाता है, जो लोग साथ में चलते हैं उनको भी पैसा मिलता है रोज का, जो लोग रैली में जाते हैं उनको 500 रुपया रोज का मिलता है। इसलिए कौन जाना नहीं चाहता है, गाड़ी में तेल डालने का मिलता है, हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सुविधाएं हैं जो जिसकी वजह से लोग उतर पड़ते हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। इसलिए बताते हैं कि कहीं कहीं फंसते हैं तो इन्हीं लोग का तो सहारा लिया जाता है कि नेताजी हम फंस गए हैं, हमको आकर बचा लीजिए। ये सब कौन बोलता है? लोग बोलते हैं। इसके लिए सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सात मतदाताओं में मतलब प्रत्येक सात जो वोट देने वाले होते हैं उनमें से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था और अभी भी वह है। किसी न किसी दल से कोई न कोई जुड़ा हुआ रहता है। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों के प्रतिशत ये बताता है कि कितने लोग कितना प्रतिशत में आगे बढ़े थे। 96 में 8%, 98 में 13%, 99 में 21% और 2004 में 32% लोग भागीदारी दिए थे, अपना खुद आकर गतिविधि में शामिल हुए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। जो चुनाव के नतीजे आते हैं उसको मान लेना कि हम इस चीज को मान लेते हैं। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। जो ताकतवर नेता है उन्हीं के पास में जाता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र ना हो तो। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाले पार्टी जो भी हारता है उनके पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में जो चुनावी नतीजा होता है वो कुछ ना कुछ आपस में ही कहते हैं। जैसे भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर केंद्र और राज्य में अक्सर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टी जो रही है वो हारी ही है। क्यों हारी है? क्योंकि उनके कामकाज बहुत खराब हो गए थे, इसलिए हार गई है। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है, तो चुनाव वो हारते ही नहीं है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। भारत में आधे सांसद और आधे विधायक हर अगले चुनाव में हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? लेकिन किसी पार्टी के बहुमत होने के वजह से उनको जीत मिल जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से राज कर रही है, 10 सालों से हिंदुस्तान के मतलब केंद्र में शासन उनका चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए लोग समर्थन देते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। मतलब वोट खरीदने वाले चाहे कितने भी पैसे वाले उम्मीदवार हो, पार्टी हो, चाहे कोई भी हो,
उनका चुनाव हारना बहुत आम है, मतलब एकदम तय है कि वो हारेंगे ही। कोई भी पैसा देकर चुनाव जीता है तो अगला चुनाव वो हारेगा, और नहीं तो फिर पैसा देगा तो जीतेगा। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो, मतलब कुछ छोटा मोटा बातों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। मतलब जो हारता है पार्टी वह भी समझ लेता है कि जनता जनार्दन ने जो बात कह दी उसको हम मान लेंगे। हम मानने के बाद शांत होकर 5 साल के लिए इंतजार करते हैं और जमकर लूट मार करते हैं 5 सालों में। ये कहना है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो सही हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? इन बातों में से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, मतलब बहुत आसान निष्कर्ष पर आ गए हैं। भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कहाँ? भारत में। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में, जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर यह बात लागू न होती है। कौन सी बात लागू नहीं होती है? संभवतः है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती है। कौन सी बात? कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, मतलब वहां पर गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव में कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। जैसे लोग चाहेंगे वैसा ही कोई नेता बन सकता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक मानती है। और यही एक रास्ता है, माध्यम है कि हम बिना पैसों के ही जनता जनार्दन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और जनता वोट देती है तो ही हम आगे अपना साथ, मतलब सत्ता में अपनी उम्मीदवारी तय करा देते हैं कि हम जीत गए हैं, अब हम सांसद बनेंगे और हम अब वहां पर आएंगे। तो इस तरह की नीति के वजह से ही लोकतंत्र अपने भारत में बना हुआ है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी आपको। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? ये सवाल। क्या मतदाताओं के, जो भी वोट देने वाले मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध होता है? मतलब हर किसी के पास विकल्प होता है कि हम दूसरे पार्टी को चुनाव कर सकते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? ये नेताजी ने कह रहे हैं, ऊपर देखो लिखा हुआ है, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। मतलब ये कहने की क्या जरूरत है कि अपने जानने वालों को ही हम टिकट दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये फेस कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाते हैं और जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। देखो, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा रुपया होता है, ताकतवर लोग होते हैं, वे चुनाव जीत जाएंगे, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है, लेकिन फिर भी उनका हारने का 50-50 का चांस होता है, एकदम बराबरी का। ये पैसा देखो, 1 2 3 ऐसा ही रुपया का बंडल बांट दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, लोग प्रचार वहां पर कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक से एक झूठ बोल रहे होंगे। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बाहरी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। मतलब दूसरे पार्टियों के टिकट लेने में सफल हो पा रहे हैं। कौन? कुछ लोग हैं जो अपने इलाके से उठकर खड़े हुए हैं।
अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोड़ है। जैसे में बहुत सारा पार्टी है जिसमें परिवार बाई परिवार चलता है। मुझे तो एक दो ही पार्टी याद है, जैसे में एक है कांग्रेस पार्टी और दूसरा है राजद का पार्टी, जिसमें केवल परिवार के ही लोग आते हैं। और बिजनेसमैन में भी ऐसा ही है, केवल परिवार के ही लोग वहां पर बिजनेस करते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की गलतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसा ही होता है। चुनाव में लोग मतलब कोई विकल्प उनके पास नहीं होता है, किधरों न किधरों वोट देना ही है, क्योंकि उनके पास अच्छा विकल्प कोई नहीं है। वो मजबूर है कम से कम किसी को न किसी को तो वोट देना ही है। नीतियां और व्यवहार दोनों पार्टी का बराबर ही होता है, कुछ बदला बदला नहीं होता है। बड़ी पार्टियों के तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, बहुत ज्यादा परेशानी उनको उठाना पड़ता है। ये चुनौतियां केवल भारत में नहीं है, भारत के अलावा भी दूसरे देशों में यही स्थिति रही है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए कुछ चिंता वाला विषय हो सकता है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन के तरफ से होती रहती है कि कुछ बदलाव किया जाए जिसके वजह से धांधली ना चले। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं, मतलब चुनाव को सुधारने के लिए कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये सवाल है। ये भारतीय चुनावों के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके मतलब इसके बारे में लिखकर यह बताइए कि चीजें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती है या कमजोर करती है। ठीक है, मैं बता देता हूं, बाकी सब ये यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, यह अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। उसके आगे देख लो, चुनावी धांधलियां, चुनाव में गड़बड़ी और धोखाधड़ी से अपने आप को जिता देना, यही वहां की धांधली होती है। जैसे में मारपीट करना, उस समय कुछ बड़ी चीजों को उद्घाटन कर देना। जैसे यहाँ पर समझो, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, इसमें कुछ की लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, मतलब बाकी बहुत लोगों का वोट अकेले डाल देना, चाहे जबरदस्ती डलवा देना, चाहे घूस देकर, रिश्वत देकर डलवाना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, और मतदान अधिकारों को डरा धमकाकर, जितने भी मतदान अधिकारी है वहां पे, उनको डरा धमकाकर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाना जैसे बातें शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र, कुछ जगहों को भौगोलिक रूप से मतलब भौगोलिक क्षेत्र उनको माना जाता है और भौगोलिक रूप से उनको कुछ आरक्षित रखा जाता है आदिवासियों के लिए, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए। आचार संहिता, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश, उसी को आचार संहिता बोलते हैं। ये कुछ सवाल है, मैं सवाल पढ़ के बता देता हूँ। चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में हमने कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, इसमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है उसमें टिक लगाओ। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। 3 नंबर, निम्नलिखित में मेल ढूंढें, इन सबको मिलाना है जिसको अपने सूझबूझ के अनुसार आप मिला सकते हैं। 4 नंबर, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो जो टॉपिक आप पढ़े हो उस टॉपिक का नॉलेज, उस टॉपिक का ज्ञान हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं रखते हो तो समझ लो कि आप चुनाव में नहीं, अपने परीक्षा में, प्रशिक्षण केंद्र में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, मतलब पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत खुशी भाव से हम आपको ये बातें बताएंगे। चलिए आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं, सब अपना अपना हाथ आगे करो और मैं जो बोलता हूं उसको दोहराओ। चलो शुरू करते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा पर यह शपथ लिया गया है। आप दोहराना चालू करो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और उसको बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये भाषण दिया गया है, इसको आपको मानना भी पड़ता है क्योंकि ये सब चीज आपके लिए ही बनाया गया है, ये सब सिखाने के लिए ही बनाया गया है। बच्चों को लोकतंत्र की भाषा क्यों समझाई जाती है? क्योंकि वो बचपन से ही राजनीति में कूदने के लिए सोच लें, और जो व्यक्ति राजनीति में कूद जाता है समझ लो कि उसके परिवार का होना ये सही नहीं है। मतलब वो अपने जनरेशन के बारे में सोचे कि हम शादी करेंगे, बाल बच्चा होंगे, हमारा बड़ा सा परिवार होगा, ये दिमाग से निकाल दो। राजनीति वही करता है सही से जो मन से वैराग्य साधु होता है, वही लोग राजनीति अच्छे से करते हैं। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरती हुई भारत निर्वाचन आयोग की झांकी, यही है झांकी, देख सकते हैं आप।